हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जेई मेन PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। हमने जेई मेन 23 से क्वेश्चन लिया है। 6 अप्रैल की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें हम वहाँ से हमने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन ऐसा है, आपके सामने स्क्रीन पे है। आइए देखें इसे। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V rarely away from the center ओ सेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल है और उसका ये सेंटर है यहाँ पे एज गिवन है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चाहे जो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। चलिए हमने पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही लेना या नेगेटिव चार्ज कुछ भी ले लो, इट डज़ नॉट मैटर। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। हमें तो बस पोटेंशियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। ओके। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ऑब्वियसली पोटेंशियल नेगेटिव में होता, और पॉजिटिव चार्ज होता पॉजिटिव में होता। तो उसके हिसाब से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अगर उस साइन के हिसाब से देखेंगे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए कि किसी भी चीज़ का, और अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई हमें ग्राफ दिख नहीं रहे, तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज की बात कर सकते हैं। तो चलो, एक तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि हमें पॉजिटिव चार्ज को लेकर के ही काम करना है। सबसे पहली बात तो ये रहा। और फिर दूसरी, हम यहाँ पे चलो एक से बना लेते हैं। हम स्फेरिकल एक स्फेयर्स ले लेते हैं, सो डेट कि हम पूरे कंप्लीट स्फेयर्स पे कुछ यहाँ पे बातें कर सकें। तो एक हमने स्फेयर्स ले लिया, ओके, डेट्स इट। ओके, तो ये हमारा स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, और इस हॉलो स्फेयर्स के सेंटर से जो फील्ड होंगे उसके बारे में पहले बात कर लें। और हॉलो स्फेरिकल चार्ज है, हम चार्ज चाहें तो जो भी चार्जेस होंगे उसको हम यहाँ पे दिखला सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या है। तो चार्जेस यहाँ पे प्लस प्लस है ना, ऐसे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है। तो एक बार तो हमें विजुलाइज कर लेते हैं इस चार्जेस को, ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना इन सब चीज़ों को, है ना। अभी बढ़िया से ये दिख रहा है कि हाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और ये हॉलो पार्ट है ना, ये बिल्कुल हॉलो है। आप मेंशन कर लो, ये बिल्कुल ये हॉलो है ना, इट्स हॉलो। ओके, और उनका ये सेंटर हो गया। और इन जो फील्ड होता है ना, अभी फील्ड कैसा होता है तो आपको पता है ना कि फील्ड जो हॉलो में होता है वो ई की वैल्यू इसके अंदर में 0 होता है। नो फील्ड एनी वेयर इन साइड द हॉलो स्फीयर। भाई फील्ड नहीं है तो फिर पोटेंशियल के फॉर्म में आप क्या कहना चाहोगे? तो आप ये बोल सकते हो कि भाई पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V की वैल्यू 0 है थ्रू आउट दिस पूरे स्फीयर में, इस पूरे हॉलो स्फीयर के अंदर में जो डेल्टा V की जो वैल्यू है ना, ये 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो? भाई नेक्स्ट कंक्लूजन ये हो सकता है कि भाई इनकी जो पोटेंशियल है V, वो कांस्टेंट होंगे। बिल्कुल इसके अंदर में बिल्कुल कांस्टेंट पोटेंशियल होंगे। लेकिन क्या आउटसाइड भी कांस्टेंट होगा? इधर आउटसाइड क्या कांस्टेंट पोटेंशियल होगा? नहीं भाई, इधर को तो वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि इधर तो फील्ड भी है। भाई जब फील्ड होगा ना तो वेरिएशन भी होता है पोटेंशियल में। फील्ड विदाउट चेंज इन पोटेंशियल नॉट पॉसिबल। तो इधर की तरफ फील्ड है, ऐसे है। आप कहीं भी यहाँ पे रेडली आउटवर्ड दिखाओगे ऐसे फील्ड को, एनीवेयर आप दिखा सकते हो। यहाँ पे जहाँ तक स्पेस है, यहाँ पे हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखाया, ऐसे एरो मार्क भी आप दिखा सकते हो। इधर फील्ड है, रेडली अभी फील्ड है। हमें फील्ड के बारे में आपको दिखा रहे हैं, एरो मार्क दिया है ना, तो ये फील्ड है। ऐसे सभी जगह पे एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड आ रहा है। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है किसी हॉलो चार्ज या सॉलिड चार्ज की वजह से, उसके आउटसाइड के लिए उसका रिलेशन क्या होता है? दैट इज़ ए कांस्टेंट 1/4 एंड चार्ज क्यू, जो भी चार्ज क्यू हमने यहाँ पे रखा है, एंड डिवाइड बाई जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से मिलाना है। ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली यहाँ पे देखना है तो आपको ये डिस्टेंस लेना है, यहाँ तक लेना हो तो यहाँ तक, ये सारे डिस्टेंसेस होने हैं। लेकिन ये आर की जो वैल्यू है ना, ये कैपिटल आर वैल्यू, मतलब जो रेडियस ऑफ द, ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस से बड़ा होना चाहिए। तो इस बात को आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे हेयर आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। और ये जो कैपिटल आर क्या है भाई हमारा,
तो कैपिटल आर इज़ नथिंग बट सेंटर, ये तो हमारा रेडियस, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये है रेडियस आर, ये है भाई सब रेडियस आर यहाँ पे, है ना। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये रेडियस आर है यहाँ पे, दिस इज द रेडियस आर कम्प्लीटली, ओके। और इसके अंदर में फील्ड की वैल्यू क्या होना है, तो इसके अंदर में फील्ड की वैल्यू जीरो होना है। हमने फिर से बात रिपीट कर दिया है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू यहाँ पे फिर से जीरो होना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो होना है, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होना है। बट भाई साहब ये कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? हाँ, एक बात तो है कि कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू वही होना चाहिए जो इस पूरे सरफेस पे आते हैं, जो इस पूरे सरफेस पे आते हैं। भाई हमारा काम तो हो गया, बट हम कि इसके अंदर में एक कांस्टेंट पोटेंशियल होंगे और इसके आउटसाइड में ये जो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है जो शो करता है हाइपरबोलिक कर्व। किसको शो करता है भाई? हाइपरबोलिक कर्व। हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हाइपरबोलिकली चेंज करेगा, सो हाइपरबोलिक आउटसाइड, हाइपरबोलिक फॉर आउटसाइड। तो आपको किसी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आउटसाइड में? हाँ भाई मुझे तो दिख रहा है हाइपरबोलिक फॉर द आउटसाइड, तो हमें इस दो ग्राफ में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहे हैं और यहाँ भी दिख रहे हैं। बट इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे इस ऑप्शन डी में देखेंगे तो ये तो चेंज करते जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहा है। और यहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना ऑप्शन ए में, आप देखना ऑप्शन ए में ये जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है ना। वेरी गुड, चेक कर लीजिए। और मैं इस बात को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना वो इनसाइड पॉइंट के लिए एनीवेयर इनसाइड पॉइंट ये होता है के क्यू एंड डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना काम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आवर आंसर इज हियर, ये आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate capacitor with plate area A and plate separation is D। चलो ये प्लेट सेपरेशन यहाँ पे गिवन है इस फिगर में, ये जो रेट से है ना ये प्लेट्स गिवन है और प्लेट की सेपरेशन D है। फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 4। भाई यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, ये देखना यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 4, है ना। ऐसे एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल K इज इक्वल टू 4 से यहाँ पे रखा हुआ है, K इज इक्वल टू 4, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो 4 है, ओके। द थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज x, ओके। यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई इसकी जो थिकनेस है ये x है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल की ये थिकनेस है वो x है, वेयर x इज लेस देन d and if C1 and C2 be the capacitance of the system। और जो पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम में आप देखो कि वी हैव द टू पार्ट्स, एक पार्ट तो आपको ये एयर वाला स्पेस बन जाता है और दूसरा पार्ट ये डायलेक्ट्रिक वाला बन जाता है ना। तो दो तरह की, और ये दोनों ही किस कॉम्बिनेशन में आएंगे तो आपको दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दिखेगा। एक कैपेसिटर, पहले ये वाली कैपेसिटर आएगा एयर वाली कैपेसिटर, उसके बाद फिर ये डायलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर आएंगे और दोनों एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पूरे सिस्टम में दो पार्ट में आपको कैपेसिटेंस आएंगे, एक एयर कैपेसिटर दूसरा डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर, और दोनों ही आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ओके। If C1 and C2 be the capacitance of the system for x is equal to d by 3 and x is equal to 2d by 3। भाई साहब इस बोला है कि जब ये x की वैल्यू जब d by 3 है ना ये, तो रेस्ट जो है ना ये 2d by 3 होना चाहिए जो एयर के लिए मिलेगा। और दूसरी केस में और इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो C1 है और उसकी जो वैल्यू है ना वो 2 माइक्रोफैराड यहाँ पे गिवन है। और हमें C2 की वैल्यू निकालना है, और C2 कब होना है? जब x की वैल्यू 2d by 3 हो जाए, डैट मीन्स द थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल बिकम्स 2d by 3। भाई इसका जो लेंथ है ना, इसका जो विड्थ है वो 2d by 3 हो जाए तो इसके हिस्से में तो d by 3 बचेगा नेक्स्ट टाइम में। एक्चुअली हमें दो बार कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने C1 बोलना है और दूसरी बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने C2 बोलना है, और C2 की वैल्यू निकालना है
C1 अगर 2 माइक्रोफैराड है तो C2 की वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एक सिंपल थोड़ी सी कॉम्परेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, JMN 23 में आया है। थोड़ी सी कंसंट्रेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, इसको थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। हम सिंपल तरीके से दो केसेस बना लेते हैं। एक केस में हम रख लेते हैं C1 की वैल्यू निकालते हैं। C1 की वैल्यू क्या आना चाहिए वो देख लें। और साथ में मैं यहाँ पे C1 मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे दो पार्ट कर लेता हूँ। एक इसको C0 बोल देता हूँ यहाँ पे, है ना। इस कैपेसिटर को एक और मैं C0 बोल देता हूँ। ओके, इट इज़ द C0। यहाँ पे मैं इसको C0 बोल देता हूँ। एक और इस C0 रहेगा, और ये जो रहेगा, एक पहली दफ़ा मैं इसको C1 बोल दूँगा और दूसरी दफ़ा मैं इसको C2 बोल दूँगा। दोनों ही केसेस में सॉल्व कर लेते हैं इसको। आइए चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालता हूँ। फर्स्ट केस के लिए C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालता हूँ। तो हमने दो केसेस बना लेते हैं। 4x = d/3। ओके, और दूसरी केसेस हमने फॉर्म कर लेना है 4x = 2d/3, है ना। और जब x की वैल्यू d/3 होगा तो हमारे पास जो C0 होगा, जिसको हमने एयर कैपेसिटर बोल सकते हैं, C एयर कैपेसिटर क्या बनेगा, डैट इज़ फार्मूला हमें पता है, ε0 प्लेट एरिया A, और एयर के साथ अभी जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, जो थिकनेस है, कितना बनेगा भाई, ये बोलना ये d/3 है, तो ये क्या हो गया 2d/3। तो इस बार हमें 2d/3 लेना पड़ेगा एयर के लिए। तो ले लेते हैं यहाँ पे, इट इज़ 2d/3, इट इज़ 2d/3, है ना, इट इज़ 2d/3। ओके, 2d/3 हमने ऐसे लिख लिया, 2d/3। और जो इस बार जो एक डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर होगा, उसकी जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए वो भी डाल लेते हैं यहाँ पे, डैट इज इक्वल टू C डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या आना चाहिए, तो ये होना चाहिए K टाइम्स ε0, K की वैल्यू गिवन है भाई, इट इज़ द 4, एंड डिवाइड बाई, अब इसके लिए सिर्फ dx की वैल्यू आएगा, डैट इज़ द d/3। ओके, अब हमने इसकी C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, जो कि सीरीज में है। तो व्हाट इज द C इक्विवेलेंट इन सीरीज, तो आप बोल सकते हो C1 C2, है ना। सीरीज में क्या आता है भाई, C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2, डेट्स इट। तो ऐसा ही कर लेते हैं। हमने यहाँ पे C एक और A और C डायलेक्ट्रिक डालना है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो डेट इज़ आ गया C एयर और इनटू C ऑफ द डाइलेक्ट्रिक and divide by C air and plus C डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ डाल लेंगे। ये चीज़ तो भाई, ये जो फार्मूला हमने दिया है, ये तो सभी जगह वैलिड है, दोनों ही केसेस में। इस वाले केस में भी वैलिड है, इस वाले केस में वैलिड है। हमने दो पार्ट इसको कर लेते हैं, दो पार्ट में हम इनको सॉल्व कर लेंगे, राइट। हमने यहाँ पे इनफैक्ट दो पार्ट कर ही लेते हैं ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट, अब इनको थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। बोलो क्या आएगा वैल्यू, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। क्या वैल्यूज आ रहा है, द वैल्यू बिकम्स ε0 A/2d/3, जो पहले आया था, है ना। और फिर इस डायलेक्ट्रिक का लड़ना है, फिर इसको ले लेते हैं, है ना, फिर इसको रख लेते हैं। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं फिर इस वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, है ना। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मल्टीप्लाइड हो गया, एंड डिवाइड बाई फिर इसका सम करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ओके, कम टू केसेस क्लियर तो होगा। यहाँ पे हमने इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, फिर से यही वाला टर्म लिखो भाई, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, नहीं है स्पेस। नेक्स्ट पेज में आना पड़ेगा। इसको हटा दूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। नेक्स्ट पेज में, या फिर मैं यहीं पे इसको कर लेता हूँ, ये वाला केसेस मैं नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लेता हूँ। यहीं पे मैं इसको कर लेता हूँ, पहले ये कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर लूँ, फिर दूसरी कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी ठीक रहेगा। चलो करें, इसके आगे बढ़ जाए फिर। तो क्या गया भाई, पहले ईयर के लिए क्या गया, एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन 2d/3 into k times epsilon naught a upon d/3 and divide by c1 plus c2। अब इसके लिए लिखना टर्म, नाउ इसके लिए लिखें टर्म को, है ना, लिखें क्या रहे, सेम इस चीज़ को रिपीट कर लो प्लस साइन के साथ, दैट इज द एप्सिलॉन नॉट a 2d/3 एंड प्लस में k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा आपका और सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। तो क्या निकल के आएगा ये देखना, एक साथ ही कर लो सॉल्व को। यहाँ पे ना तुम्हें कॉमन निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट a d/3, एप्सिलॉन नॉट a/d यहाँ भी है और यहाँ भी है, और k की वैल्यू 4 है, ये 1/2 है यहाँ पे 1, तो आप इसको कॉमन ले लोगे और यहाँ पे 2 छोड़ोगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसके साथ एप्सिलॉन नॉट a d/3 के साथ ये वाली चीज़ कैंसिल आप कर लोगे, सही बात है, एप्सिलॉन नॉट a d/3 जो कॉमन लोगे वहाँ से, और ये वाला चीज़ जो है ना बचा हुआ ना एप्सिलॉन नॉट a 2d/3, ये हमारे पास एज इट इज़ बचा रह जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, तो मैं उसको लिख लेता हूँ बस, फिर आपका काम हो जाएगा। तो डेट्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, है ना, 2d/3 मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ से जो बच के आए थे अपने पास वो है 1/2, एंड k की जो वैल्यू था ना वो रख दिया 4, सही बात है, हाँ ये 4 रख दिया। ओके, तो बड़ा सिंपल तरीके से हमारे पास ये आ गया। तो आ गया क्या, एप्सिलॉन नॉट a, और k भी बचा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे k भी हमारे पास एक रेसिड्यूअल है, k भी बचे हुए, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a एंड 2d/3, और इनको सॉल्व करने पे आ गया और 9/2, तो 9/2। अब इनको सॉल्व कर लो और इनको कैंसिल देख लो, यहाँ पे 3 बन जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेंगे। तो योर आंसर इज़ फाइनली क्या आ गया, फाइनली मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फाइनल वैल्यू आ गया k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, और 3 को ऊपर रख लोगे, 3 टाइम्स k। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो C इक्विवेलेंट है ना, इसी को इसने बोला कि दिस इज इक्वल टू द C1, और जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफराड, ये गिवन है। ये जो वैल्यू है ना, ये फाइनली जो C इक्विवेलेंट है ना, ये वैल्यू गिवन है। इसने यही कहा है कि भाई पहली केस में, फर्स्ट केस में जब आप इसकी x की वैल्यू, इस x की वैल्यू जब आप d/3 लोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली 2d/3 हो जाएगा एयर के लिए, और तब जो इक्विवेलेंट निकालोगे ना उसकी वैल्यू 2 माइक्रोफराड आएंगे, जो फार्मूला के हिसाब से 3 टाइम्स k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आने वाला है। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट केस में इसने क्या बोला कि भाई अब आप x की वैल्यू 2d/3 ले लो, तो मैं यहाँ पे 2d/3 लूँगा, तो ऑब्वियसली ये वाली अब एयर के हिस्से में क्या बचेगा, ओनली d/3 पोर्शन बचेंगे। तो मुझे अब यहाँ पे एयर के लिए सिर्फ ये 2 हटा करके ये वाली इक्वेशन लिखना है, और इस डायरेक्ट्रिक स्लैब के लिए मुझे 2d/3 लिखना है, और फिर मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सिमिलरली एक और रिलेशन आएंगे और मुझे C2 की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, पेपर एक ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट इमेज, उसको पेपर ऐड कर लें, एक करंट टेम्पलेट डाल दिया।
नेक्स्ट, सो फॉर द नेक्स्ट केस अपना क्या कर रहा है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू नाउ, इफ़ एक्स इज इक्वल टू क्या आया था हमारा 2d/3, हेयर एक्स इज इक्वल टू 2d/3, इसके लिए कर लेते हैं। तो इट इज़ द 2d/3 फॉर एक्स इज इक्वल टू 2d/3 के लिए सॉल्व करना है हमें। ओके, सो सी एयर की वैल्यू क्या होना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, तो होना चाहिए एप्सल नॉट ए अपॉन d/3 एंड सी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अब क्या होना चाहिए k टाइम्स एप्सल नॉट ए अपॉन d/3, 2d/3 जो यहाँ पे गिवन है x की वैल्यू, इस वैल्यू को हमें लेना है। अब इनकी इक्विवेलेंट निकालना है जिसको हमने C2 बोलना है। ये जो C2 है ना इस केस के लिए यही है C इक्विवेलेंट इन दिस केस, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर से क्या होने वाला है, फॉर्मूला तो ही भाई सीरीज में ही है ना। आप देखो यहाँ पे इट इज़ वंस अगेन द सीरीज, भाई ऐसे है, पहले एयर वाला कैपेसिटर आएगा फिर डायलेक्ट्रिक स्लैब वाली कैपेसिटर आएंगे, पूरा ये वाली चीज़ है ना। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, क्यों एक हैंड फिर दूसरा फिर अनदर, ये सीरीज में आता है, पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में कॉम्बिनेशन में देख लें यहाँ पे। तो सीरीज वाले फिर से फॉर्मूला वही लगने वाले है जैसा हमने डिस्कस किया, पहले ही हमने इस बात पे डिस्कस कर लिया था कि भाई इनकी फॉर्मूला तो फिर से वही होना है। क्या होना है भाई, सी एयर वाली जो पार्ट है एंड सी जो डायलेक्ट्रिक वाले जो पार्ट है, और फिर से इनका सम कर लो, सी एयर का एंड प्लस सी डायलेक्ट्रिक वाले पार्ट का कर लेते हैं। ओके, तो गेट द वैल्यू यहाँ पे निकालते रखते हैं, वैल्यूज़ को प्रॉपरली रख लेते हैं, वैल्यूज़ को आ गया वैल्यूज़। सी एयर की वैल्यू क्या आ गया भाई, वंस अगेन एप्सल नॉट ए अपॉन d/3 और इनटू k टाइम्स एप्सल नॉट ए अपॉन 2d/3, और फिर इन्हीं को ऐड कर लो फिर दोबारा, वंस अगेन इन्हीं को ऐड करना है, नथिंग एल्स। सो एप्सल नॉट ए अपॉन d/3 एंड प्लस k टाइम्स एप्सल नॉट ए अपॉन 2d/3। फिर से देखो कॉमन क्या आ गया, तो इस बार भी आपके पास कॉमन वही आने वाला है, कौन सा, एप्सल नॉट ए अपॉन d/3, एप्सल नॉट a/d/3। यहाँ पे बचेंगे 1 और यहाँ पे बचेंगे k/2, k की वैल्यू आप 4 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे और यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा भाई 3 बचेंगे नीचे में, और एक एप्सल नॉट ए अपॉन d/3 कैंसिल होगा, ये रेसिडुअल बचेगा जाएंगे। तो इनको बस मैं कॉपी आगे लिख लेता हूँ, ज़्यादा इसमें क्या लिखूँगा, k टाइम्स एप्सल नॉट ए अपॉन 2d अपॉन 3, और नीचे में जो है यहाँ पे था 1 + 4/2, ऐसे सही बात है। ओके, और 1 + 4/2 मीन्स यहाँ पे 2, ये कैंसिल होकर के 2 और ये 1 बचेंगे यहाँ पे, तो 3 से कैंसिल होगा, ये सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल आ गया k टाइम्स एप्सल नॉट ए अपॉन 3 कैंसिल 2d, और इसकी वैल्यू पूछा गया कि भाई साहब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देख लें क्या हमारे पास पता है एप्स, ये जो k टाइम्स एप्सल नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू हम यहाँ से लेकर के आते हैं, k टाइम्स एप्सल नॉट ए की जो d की जो वैल्यू है, k टाइम्स एप्सल नॉट डी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से मिल गया, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 3 और नीचे आएगा यहाँ पे = 2 है ना यहाँ पे, तो ये 3 किधर है, 932। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है ना, ये वाले जो फैक्ट ये जो है ना यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे 3 है नीचे, डिनोमिनेटर में 3 है ना, इसको आप डिनोमिनेटर में 3 रखोगे, इसको एक बार में यहाँ से अब यहाँ पे 3 में लिख देता हूँ, दिस इज ओके। ओके, सो आ गया, योर आंसर इज k टाइम्स एप्सल नॉट a/d, इसकी वैल्यू 6 आने वाले हैं यहाँ पे, तो यू गॉट हेयर वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गया 6 माइक्रोफराड एंड डिवाइड बाई 2, योर आंसर इज 3 माइक्रोफराड, दैट्स इट, यही आंसर है 3 माइक्रोफराड। लेट्स सी दैट
3 माइक्रोफराड, मुझे यहाँ पे पुट करना है 3 आंसर, योर आंसर इज़ 3 माइक्रोफराड। सो दैट्स इट, है ना। यहाँ पे आप एक और आपने देखना था, यहाँ पे ये जो है ना 3 यहाँ पे बने थे, 2 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 3 है ना, न्यूमरेटर में नहीं था, इसको हमने यहाँ पे रखना था मुझे 3 को। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एप्सल नॉट ए अपॉन डी के टाइम्स दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफराड, है ना। यहाँ पे ये 6 माइक्रोफराड आ रहा था, जिसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया 6 माइक्रोफराड का। गॉट इट, ओके, थैंक यू।